Jai Hind. Great good morning to all. I Sumit Singh welcome all of you in Chanakya ISC YouTube channel. My dear student, आज हम लोग जो है मुख्यतः यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम अपने नोट्स के माध्यम से यह रीड करके यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे कि विगत ईयर 2000 का यह प्रश्न है। पेपर 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 2 यहाँ डिस्कस करेंगे कि विगत वर्षों में मतलब प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न आयोग के द्वारा जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कह सकते हो पेपर 2 का सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन ए के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं 1, 2, 3 एंड 4 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत फिर 4 प्रश्न हैं ए, बी, सी एंड डी। स्टार्ट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन 1 में है कि हमें 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो है 200 शब्दों की शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। ठीक है, क्वेश्चन 1A, रीथिंकिंग ऑन सोवरेन स्टेट। सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता, स्टेट मतलब राज्य। तो जो राज्य की संप्रभुता है या फिर एक जो संप्रभुत्व राज्य है उसके बारे में हमें रीथिंक करना है, मतलब विचार करना है। ठीक है, मतलब संप्रभुता से क्या समझते हैं, राज्य की संप्रभुता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1B देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन एलिमेंट ऑफ अ नेशनल पावर। सही बात है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक किसी भी राष्ट्र का जो है एक प्रकार से कह सकते हो शक्ति के रूप में देखा जाता है। जैसे भारत में ही है, विश्व दुनिया के सबसे अधिक जो है डाटा यूज करने वाले भारत में है, इंटरनेट यूज करने वाले, दुनिया की सबसे सस्ती डाटा, सबसे अधिक मोबाइल जो है भारत में यूज होता है। तो ये सब एक पावर शक्ति के रूप में देखा जाता है। अब जैसे डाटा है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी को लोग यूज करते हैं। तो जैसे अभी देखो सब्जी भी खरीदने जाओ ऑनलाइन पे करते हो, गोलगप्पा भी खरीदने जाओ ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो बैंकिंग मैकेनिज्म भारत में मोदी जी के आने के बाद इतना सरल हो गया कि एक समय था कि लोग जो है 1000-2000 निकालने के लिए, जमा करने के लिए बैंक जाते थे। अब मोबाइले बैंक है, किसी को पैसा देना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाओ फॉर्म भरो, NFT का चेक बुक लेके जाओ, ये वो लन फन 12-17, अब मोबाइल से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सब सहूलियत जो है कह सकते हो कि होता है। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे सोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं, पढ़ने में, खेलने कूदने में, हर जगह जो है अभी इन सब चीज़ों का जो है उपयोग होता है। ठीक है, और इसका जनता लाभ लेता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी राष्ट्र और जिस भी देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एकदम पूरी डिपेंड रहेगी, एकदम पूरे निचले स्तर तक रहेगा और एक प्रकार से कह सकते हो देश के सभी नागरिक उसका उपयोग करेंगे, सरकार के गवर्नमेंट के कार्यक्रमों में उसका उपयोग किया जाएगा, तो वो देश और अधिक जो है नए नए इनोवेशन करेगा, नई नई तकनीक को लॉन्च करेगा और आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा और इकोनॉमिकली, फिजिकली, कल्चरली, सोशली, इन्वायरमेंटली हर क्षेत्र में उसका यूज होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1C देखते हैं। इसका है पैन अमेरिकनिज्म। पैन अमेरिकनिज्म का क्या तात्पर्य है? अब मान लो पैन अमेरिकनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, पूरा अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। तो मान लो भविष्य में पैन अमेरिकनिज्म ना पूछ करके पैन एशियनिज्म पूछ दे, इससे क्या तात्पर्य है, बात समझ में आ रही? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 1D देख लो कि द UN जनरल असेंबली मिलेनियम समिट सितंबर 2000। देखो ये पुराना क्वेश्चन है, ये मिलेनियम समिट है 2000 का। ठीक है, तो UN जनरल असेंबली कई बार जो है पूरे विश्व में पॉवर्टी को, हंगर को, रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ को, ह्यूमन राइट्स को लेकर कई बार जो है ऐसे कुछ टारगेट और गोल सेटअप करती है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके बाद अभी चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 2030 तक का जो लक्ष्य है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन हो गया। इन 4 में से किसी 3 का उत्तर देना है 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। कमेंट। देखो जो भी रियलिस्ट थिंकर रहते हैं वो मानते हैं कि राजनीति जो है सत्ता का संघर्ष है, शक्ति के लिए ही संघर्ष है। और इसमें इस सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वह जो है कह सकते हो कि जो सामान्य राजनीति होता है, जो घरेलू राजनीति होता है, इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप देखोगे तो ठीक उसी प्रकार जैसे घरेलू राजनीति होती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी
शक्ति के लिए ही संघर्ष माना जाता है। क्योंकि देखोगे कि वर्ल्ड सुप्रीमेसी को लिए, जैसे अभी अमेरिका सुपर पावर है, आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे यूएसएसआर और यूएसए में जो है कॉन्फ्लिक्ट और विवाद चल रहा था। किस लिए विवाद चल रहा था? शक्ति के लेकर ही ना, कि हम वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाए। ठीक है, फिर रशिया डिसइंटीग्रेट होता है तो यूएसए अभी सोल सुपर पावर है। चाइना भी अपने आप को जो है एक सुप्रीमेसी की तरफ बढ़ रहा है कि आने वाले भविष्य में चाइना जो है वर्ल्ड का सुपर पावर होगा। बातें समझ में आई? ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हो गया, इस पर हमें कमेंट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि डू यू एग्री विद द स्टैंड दैट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नीड टू बी री इन्वेंटेड। देखो, एक तो होता है इन्वेंशन, कोई नई चीज़ की डिस्कवरी करना, ईजाद करना। री इन्वेंटेड या री इन्वेंशन का मतलब है कि किसी चीज़ की पुनर्स्थापना करना, पुनर्निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ नॉन अलाइनमेंट के बारे में, नॉन अलाइनमेंट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करो। नॉन अलाइनमेंट के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि ये शीत युद्ध के दौरान जो है इसका ओरिजिन था, और शीत युद्ध के कंटेक्स्ट में जो संस्था बनी थी वह शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद उसका कितना रिलेवेंस है, इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। और मुख्यतः यह कहा जा रहा है कि क्या जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि डू यू एग्री विद द स्टैंड दैट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नीड्स टू बी री इन्वेंटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Liberalization and globalization are feared by the developing countries as a Trojan horse of the developed countries. Elucidate. देखो, ग्लोबलाइजेशन, अभी पूरी की पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड एरा में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को सुना होगा, नियो कॉलोनियलिज्म। और ठीक उसी प्रकार इस ग्लोबलाइज्ड एरा में, लिबरलाइज्ड एरा में, जो डेवलपिंग नेशन, एक तो होता है डेवलप्ड नेशन, एक है डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग नेशन के बारे में कहा जाता है कि जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको यह भय सताते रहता है कि यह जो ग्लोबलाइजेशन है यह एक प्रकार का नियो कॉलोनियलिज्म है, यह एक प्रकार का नियो इंपीरियलिज्म है, जो कि डेवलप्ड, जो विकसित राष्ट्र हैं वह विकासशील राष्ट्रों के ऊपर यह थोपने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई? कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी विकासशील राष्ट्र हैं उन्हें यह भय सताते रहता है कि इस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, इस लिबरलाइजेशन के माध्यम से जो विकसित राष्ट्र हैं वह हम पर जो है अंकुश करने का प्रयास करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं भारत का ही एक उदाहरण देता हूँ। आप देखो, भारत में जब पेमेंट क्राइसिस हुआ 1990 के दौरान, उस दशक में, तो 1991 में हमने लिबरलाइजेशन किया। तो उस वक्त के कई जो है सरकार की नीतियों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए गए। तो जब हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO के पास गया कि भाई हमें लोन वगैरह दो, तो उन्होंने कहा कि आपको ये रिफॉर्म करने होंगे। तो भारत पर वह रिफॉर्म थोपा गया, भारत के ऊपर वह जो एक प्रकार भारत को कह सकते हो कि विवश किया गया कि जब तक आप यह रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब का जो एक कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वह यह नहीं कि वह सेना लेकर आते हैं और आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, आपके देश को गुलाम बना लेते, नहीं। अब है अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से अभी भी आप पर वो मतलब जो विकसित राष्ट्र हैं, जो वेस्टर्न नेशन है या जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री हैं, वो अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको जो है एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते हैं। और जो भी देखोगे, जितने भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, उसमें अभी भी प्रभुत्व वेस्टर्न और यूरोपियन नेशन और डेवलप्ड नेशन का ही है। जो डेवलपिंग नेशन है, जो लिस्ट डेवलप्ड नेशन है, या जो सॉर्दर्न वर्ल्ड और जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं, वो अभी भी एक प्रकार से कह सकते हो कि उनको यह हमेशा भय सताते रहता है, जिस प्रकार से यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है वह एक प्रकार से भय उत्पन्न करता है किस देश के लिए, जो भी डेवलपिंग नेशन है, कि उन्हें लगता है कि यह एक माध्यम है जिससे कि टॉर्जन हॉर्स की तरह जो है डेवलप्ड नेशन उसे ट्रीट ना करने लगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है चारों क्वेश्चन हमने समझा दिया सेक्शन ए का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेक्शन बी ईयर 2000 पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।